Good morning, all of you. Class 9th, subject Social Studies, NCERT books, Civics. The book name is Democratic Politics First. In the last video, I told you about are these decisions democratic, and we are going to continue this topic. Now, International Monetary Fund. We are talking about the International Monetary Fund. हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. ये क्या है? पूरे वर्ल्ड का सबसे जो बिगेस्ट मनी लैंडर्स होते हैं उनमें से एक है. फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इट्स 189 members. It has 189 members states. एज ऑन 12 अप्रैल 2016 इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 189 हैं. और कुछ बुक्स में आपको 173 मिलेंगे, बट अपडेटेड हो चुके हैं, तो 189 इज़ करेक्ट. नाउ डू नॉट हैव इक्वल राइट्स. अब उनको क्या है? इक्वल राइट्स नहीं हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द वन थिंग इज़ 189 मेंबर्स इट हैज़, एंड द अनदर थिंग इज़ दे डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट्स. उनके पास में इक्वल राइट्स नहीं है कि सब के सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. द वोट ऑफ ईच कंट्री इज़ वेड बाय द हाउ मच मनी इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द IMF. डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री, ये जो 189 मेंबर्स है ना, इन मेंबर्स में ना जितने मेंबर्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उतने मेंबर्स को ही क्या मिलेगा? वोट करने का राइट है. Now, more than 40% of the voting power in the IMF is in the hands of only 7 countries. 40% से भी ज़्यादा वोटिंग करने की पावर्स अगर किसी के हाथ में है तो वो कौन है? 7 कंट्रीज़ हैं. The 7 countries are US, United States of America, Japan, Germany, France, UK, इटली एंड कनाडा. ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको सारे राइट्स हैं. 7 कंट्रीज़ हैं. एक तो ये परमानेंट मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है, ये फिनेंशियली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है ये IMF को. नाउ US का नाम तो सब जगह पे ये है. कंट्रीब्यूशन के मैटर में US सबसे आगे चलता है हमेशा. नाउ द रिमेनिंग 182 कंट्रीज़. अब जो 182 कंट्रीज़ बच जाती है एज कैप दीज 7 कंट्रीज़, और आफ्टर दीज 7 कंट्रीज़ हैव वेरी लिटिल से इन हाउ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टेक डिसीजंस. अब ये जो बच जाती है ना कंट्रीज़, इन रिमेनिंग कंट्रीज़ को जितने भी ये वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, ऐसे में इन सब कंट्रीज़ को डिसीजंस लेने का राइट नहीं होता है. बहुत न के बराबर इनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, ना तो डिसीजंस में दिया जाता है, ना वोटिंग में दिया जाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वर्ल्ड बैंक हैज़ a similar system of voting. The president of the World Bank has always been a citizen of the US conventionally. Now, अगर हम बात करेंगे कन्वेंशनली की, तो उसमें भी यही आ जाता है कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये क्लियर है, और इसमें कोई भी ओपोज नहीं कर सकता है. जस्ट बिकॉज ऑफ जो जितना कंट्रीब्यूशन देगा उसको ही राइट है उतना डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का, या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनमें पार्टिसिपेट्स करने का, इनकी एक्टिविटीज़ में भी. वर्ल्ड बैंक का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है. इनमें वर्ल्ड बैंक का एकदम डिफरेंट वोटिंग सिस्टम ये है. द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑलवेज बीन अ सिटीज़न ऑफ द US. ये क्या होता है ना, ये वर्ल्ड बैंक का जो मिनिस्टर होता है या जो प्रेसिडेंट होता है, सबसे हेड पर्सन होता है, वो कौन होता है? नॉमिनेट किया जाता है. नॉमिनेट का मतलब होता है, देखो, इलेक्टेड अलग होता है, सेलेक्टेड अलग होता है, नॉमिनेटेड अलग होता है. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन? देखो, सेलेक्टेड वो होता है जो हमने हमारी चॉइस से किया है. किसी भी एक पर्सन को अपनी चॉइस, अपनी विश के अकॉर्डिंग अपॉइंट कर दिया, दैट्स इट. ठीक है. अब इलेक्टेड होता है जिसमें पूरी पब्लिक पार्टिसिपेट करती है और उस पर्सन को क्या करती है? इलेक्ट करने का काम करती है.
उसमें पूरी जो भी पब्लिक होगी वो पब्लिक क्या करेगी, उसको इलेक्ट करेगी, मतलब उसको वोट देंगे सब लोग मिलके। और जो भी चॉइसेस होती है, 2 पर्सन्स होते हैं और मोर देन 1 पर्सन होते हैं, तो ये जो 2 पर्सन्स होंगे या इससे ज़्यादा होंगे, इनमें से जो भी पब्लिक को लगता है सही है उसको इलेक्शन करवाते हैं, उसको वोट देते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं ही विल बी इलेक्टेड। वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा। अब नॉमिनेटेड क्या होता है, नॉमिनेटेड में होता है जो पर्सन किसी के थ्रू, ठीक है, किसी के एडवाइस पे उसको डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया जाता है, ना तो कोई इलेक्शन होगा ना सिलेक्शन होगा, लग जाता है दिस पर्सन इज़ सूटेबल तो उसको जाके अपॉइंट कर दिया जाएगा डायरेक्टली। देन दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड द नॉमिनेशन and that person will be nominated on that post by the treasury secretary। अब ये जो नॉमिनेट होता है किसका, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन होता है, हमेशा यूएस का ही सिटीज़न होता है, वन थिंग। सेकंड थिंग, इलेक्शन सिलेक्शन कुछ नहीं होता, डायरेक्ट नॉमिनेटेड होता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द अमेरिका। जो अमेरिका है उसके फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेंगे, उसे डायरेक्ट अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। अमेरिका की जो गवर्नमेंट होती है उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, उसे अपॉइंट कर देते हैं। नाउ कंपेयर दीज टू द काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस that we have been discussing in this chapter, where some person have permanent positions in the ministry and have the power to stop the decisions to the entire parliament। हमने क्या देखा था लास्ट में, हमने देखा था जो यूएन है यानी कि यूनाइटेड नेशन है, उसमें क्या है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जो मेन हमने देखे थे 5 मेंबर्स थे वो परमानेंट मेंबर्स थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, परमानेंट पोजीशन किसी की नहीं है और डिसीजन लेने का राइट उसमें ये था कि 5 में से अगर कोई एक भी मना कर देगा किसी डिसीजन के लिए तो वो डिसीजन अप्रूवल नहीं होगा या नहीं माना जाएगा, अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ किसी एक के मना करने से कुछ नहीं होता। जो मेजॉरिटी होगा, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो डिसीजंस वो लेंगी वही डिसीजन फॉलो किया जाएगा। Now where 5% of the prime minister hold a majority, as I told you, जो 5% majority हो जाती है तो वही decisions जो होगा वो follow किया जाएगा। Is that democratic? No। ऐसा डिसीजंस क्या डेमोक्रेटिक है क्या? अगर सिर्फ 5% लोगों ने बोल दिया है कि हाँ ये होना चाहिए और वो हो जाता है, वो डिसीजंस फॉलो किया जाएगा, तो क्या ये डेमोक्रेटिक होगा? नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसको डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में और उसके रूल्स में काउंट कर रहे हैं। Now most of the global institutions fail to pass the simple test of democracy that we use for nation governments। जो हम नेशनल गवर्नमेंट्स के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस फॉलो करवाते हैं या बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस तरह के डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करने में क्या रहे हैं, फेल रहे हैं। इफ़ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट डेमोक्रेटिक, आर दे एटलीस्ट दे बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक दैन बिफोर। माना वो बड़े लेवल पे नहीं जा सकते लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपडेट्स कर सकते हैं, खुद को मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस होने चाहिए जिसमें सारे लोगों को राइट दिया जाए डिसीजन लेने का, बिकॉज ऑफ इट्स ऑल अबाउट द नेशंस डिसीजन। हाँ, हम बात किसकी कर रहे हैं, ये सब मैटर किससे रिलेटेड है, पूरी कंट्रीज़ से रिलेटेड है। और वो भी एक नहीं, बहुत सारी कंट्रीज इससे इफेक्ट होती है। 1-2 पर्सन, 1-2 स्टेट होता है तो कोई बात नहीं होती, लेकिन पूरी कंट्री और एक कंट्री से भी, मोर देन 1 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्रीज इफेक्ट हो रही है। तो ऐसे डिसीजंस में थोड़ा सा डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए, कुछ ऐसे अपडेट्स लाने चाहिए, कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस अगर कुछ हैं तो उनमें अमेंडमेंट होना चाहिए। Now more democratic than they were earlier, international organizations are becoming less democratic।
अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक से भी पीछे होते जा रहे हैं। 20 years ago, 20 साल पहले, देयर वर 2 बिग पावर्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहले उस टाइम में ना, बिफोर 20 ईयर्स से भी पहले की भी बात करो ना, तो भी यही 2 मेन ना पावरफुल थे। एक ब्रिटेन भी था, बट ब्रिटेन की एक पॉलिसी ये रही है, सबसे ज़्यादा रूल उसने ही लोगों पे किया है, सबसे ज़्यादा टॉर्चर उसने किया है, एक्सप्लॉइट उसने किया है वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ को, चाहे इंडिया हो, चाहे फ्रांस हो, जापान हो, कोई भी हो, उस पर हमेशा ख़तरा अगर रहा है, इवन अमेरिका पे भी रहा है तो ब्रिटेन का रहा है। लेकिन ब्रिटेन की एक स्पेशल बात ये है कि उसने हमेशा जितना भी रॉबरी किया हो, जितना एक्सप्लॉइट और टॉर्चर करना हो, स्लेवरी करना हो, ये सब करके उसने ये अपनी कंट्री को डेवलप किया है। दैट्स वाई आप 10th क्लास में पढ़ोगे, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे पहले ब्रिटेन में ही हुआ है। अगर डेवलपमेंट नाम स्टार्टिंग अगर आप देखो उसकी किसी ने की है तो वो ब्रिटेन ने की है। और आज भी ब्रिटेन से बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ब्रिटेन के कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। तो ब्रिटेन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन ब्रिटेन की एक ख़ास बात ये थी कि ब्रिटेन कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ा। ठीक है, ब्रिटेन को पता था कि उसकी पॉलिसी है, उसने रॉबरी कर लिया, उसने अपना एक्सपेंशंस अच्छे से कर लिया, उसको जो अपना किंगडम बढ़ाना था वो बढ़ा लिया, फिनेंशियली उसको स्ट्रांग होना था वो हो गया, उसको अब डेवलपमेंट करना है वो उसमें बिजी हो गया। लेकिन अमेरिका और जो रशिया थे, ये 2 ऐसी कंट्रीज़ थी जो कैपिटलिस्ट भी थी और पावरफुल भी थी और सबसे ज़्यादा एम्बिशियस थी। ये डोमिनेटिंग नेचर की रही थी। डोमिनेटिंग नेचर क्या होता है कि जो एक से दूसरे को दबाता रहे हमेशा, ठीक है, कि उसके कहने में सब कुछ चलना चाहिए। तो उस टाइम में यूएस, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, ठीक है, ये पूरा एक सोवियत यूनियन जो था वो बाद में ब्रोक डाउन हो गया था और 15 कंट्रीज़ में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, जिसमें से रशिया सबसे बड़ा है। The competition of and conflict between these 2 big powers and their allies kept a certain balance in all the global organizations। इन दोनों के बीच में इतना टफ कंपटीशन था ना कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस में दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आता है ना, दोनों में डिफरेंस ये आता है कि अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में काउंट होता है, उसके लिए मनी सब कुछ होता है, और जो रशिया है उसके वो सोशलिस्ट कंट्री में काउंट होता है, जो प्रेशर देता है एज वेल एज इकोनॉमी एंड किस पे, जो सोशलिस्ट वर्क होते हैं, सोशल होता है, समाज होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब पे भी पूरा प्रेशर देता है। तो इन दोनों में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा रहा है, टफ रहा है, बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आई हैं। नाउ आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के ब्रोक डाउन होने के बाद में द यूएस अपीयर्स टू बी द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। उसके डिवाइड हो जाने के बाद में कौन बचता है, सिर्फ यूएस बचता है सबसे ज़्यादा सुपर पावर में। सुपर पावर में अमेरिका का नाम ज़रूर आता है, इट्स नॉट अ मीन कि अमेरिका अकेला ही पावरफुल है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी कंट्रीज़ हैं, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, हर कोई किसी ना एक डिपार्टमेंट, एक फील्ड ऐसा है उसमें ज़्यादा नंबर 1 पे आता है। Now this American dominance affects the working of the international organizations। मैंने आपको भी बताया था कि अमेरिका का नेचर कैसा है, डोमिनेटिंग वाला है, ठीक है। अब ये जो डोमिनेटिंग होता है वो डोमिनेटिंग नेचर क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग नेचर का मीनिंग हो जाता है प्रेशर डालना। तो उसने सबको प्रेशर डाला किस लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशंस को। कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल लेवल की है। दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो अर्ज टू और मूव टूवर्ड्स ग्लोबल डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि इसको हम ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए उसने मूव नहीं किया। और का मीनिंग होता है टू एडवाइज और ट्राई हार्ड टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग।
इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को बहुत मतलब हार्डली प्रेशराइज करना, एडवाइस देना, नो यू हैव टू फॉलो, यू मस्ट फॉलो दिस एडवाइस, आपको ये सारी एडवाइस जो है वो फॉलो करनी ही पड़ेगी। ऐसी जो एडवाइजेस देते हैं ना, ये इस तरह के नेचर कहलाता है डोमिनेंस वाला नेचर या डोमिनेटिंग नेचर। दिस अर्ज कम्स from people who get more opportunities to come in touch with another. Over the last few years, the people of different countries have come together without their governments. कुछ ऐसी कंट्रीज़ रही हैं जिनके पास गवर्नमेंट भी नहीं बनी थी। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर हुए थे, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, और ऐसे सिचुएशन में सबसे पावरफुल कंट्रीज़ जो थे वो यही थे, यूएस, और मेन जो वॉर था वो इन्हीं के बीच में था। और बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी जिन पे तो गवर्नमेंट बनी भी नहीं है, जो सोच ही रहे थे, वो उन ऐसी कंट्रीज़ को डोमिनेट करना, अफेक्ट करना अपने डोमिनेंस वाले नेचर से, प्रेशर डालना, प्रेशराइज करना, ये सारा काम जो था अमेरिका उस टाइम में कर रहा था। They have formed global organizations against war and against domination of the world by a few countries. अब कुछ कंट्रीज़ थे जिन्होंने इसके क्या कर दिया था, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन से उनके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई थी, मना कर दिया था फॉलो करने से। एंड बिजनेस कंपनीज़ जो थी उन्होंने भी, एज़ इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी, अब जब डेमोक्रेसी वाली पॉलिसी आ गई है तो लोग क्यों प्रेशराइज होंगे, क्यों वो प्रेशर में जाएंगे, ठीक है। As in the case of democracy within the nations, and initiative for democracy among nations has come from struggles of the people. अब देखो लोग जहाँ कहाँ तो लोग अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए, और ऐसे में कोई आके उन्हें और प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ की सिचुएशन ये थी, सब किसी न किसी से इंडिपेंडेंसी उन्होंने हासिल की थी, फ्रीडम ली थी, आज़ादी ली थी। तो जस्ट आज़ादी लेने के बाद की कंडीशन थी, तो कोई भी इतना कैपेबल नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से लड़ सके, आर्ग्यूमेंट कर सके या उसकी खिलाफत कर सके। ऐसी सिचुएशन में उनको और प्रेशर डाला जाए तो वो प्रेशर झेलने में भी इतना कैपेबल नहीं थे। नाउ देयर इज़ अ पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है उसके मिनिस्टर की, ये जो प्रेसिडेंट होता है उसकी पिक्चर इसमें शो की हुई है। इट्स नॉट अ मीन कि पर्टिकुलर वहाँ के प्रेसिडेंट ऐसे हैं, ये एक इनका जो पोस्ट है उसके बारे में बताया हुआ है। ही इज़ सेइंग आई विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट एट द वर्ल्ड बैंक। नाउ सी द पिक्चर, आई विल वर्क फॉर डेवलपमेंट एट द वर्ल्ड बैंक। ये कह रहा है कि मैं काम करूँगा किसके लिए, वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट के लिए। एंड द अनदर थिंग इज़ द वे आई वर्कड फॉर पीस एट द पेंटागन। अब ये क्या बोल रहा है कि मैंने बिल्कुल वैसे ही उसी रास्ते पे चल के काम करूँगा जैसा मैंने कब कहाँ काम किया है पेंटागन में, किसके लिए, पीस के लिए। व्हाट डज़ इट मीन बाय द पेंटागन? पेंटागन इज़ डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट जो होता है ना अमेरिका का, रक्षा मंत्रालय, वो है पेंटागन। इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, अ लार्ज गवर्नमेंट बिल्डिंग नियर वाशिंगटन in US, means United States America, that contains the main officers of the US military forces, the military official who work there. एक्चुअली पेंटागन की खासियत ये है कि ये जो रक्षा मंत्रालय है वो वहाँ पे वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो वहीं वर्क करते हैं। जो आर्मी है, सारी आर्मी के जितनी भी आर्मीज़ होती हैं, ठीक है, जो नेवी है, एयरफोर्स है, लैंड आर्मी है, इन सब के जो पर्सन्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो सब वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं। और मिनिस्टर्स होते हैं वो भी वहीं रहते हैं। और ये किसके क्लोज पड़ता है? वॉशिंगटन के, यानी कि अमेरिका की जो कैपिटल है उसके क्लोज में ही है। और वन मोर थिंग, अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है, आपको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट सिक्योरिटी मानी जाती है वर्ल्ड में। आप कहीं भी बच सकते हो कुछ गलत करते हुए, आप अमेरिका में नहीं बच सकते, क्योंकि अमेरिका में हमेशा पॉलिसी चेंज होती रहती है। दैट्स वाई ये पॉलिसी
कभी उनकी शो नहीं होती कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है और कैसे वर्क करता है। स्पेशली जब 26 सितंबर वाला जब इशू हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला मैटर हुआ था, उसके बाद तो इनकी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तो ये बात कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल वैसे ही काम करूँगा, क्योंकि ये कौन सा मिनिस्टर होता है जो प्रेसिडेंट बनता है, वही होता है जो इसी डिपार्टमेंट में काम कर चुका होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।